हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पेलामोन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा है, नहीं देखा है तो आई अर्ज कि जाके एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आज के लेक्चर का जो लिंक है आप इजिली स्टैब्लिश कर पाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना फर्स्ट सेमेस्टर 1 का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। अगर इस कोर्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली अब मूव करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा पेलामोन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम समझेंगे कि पेलामोन के अंदर किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है या किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पेलामोन की तो यहां पर जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के लिए बेसिकली 3 मेजर स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट करते हैं, या बोल सकते हैं कि 3 ऐसे मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेशन में। अब ये 3 मेन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली चीज है लाइनिंग ऑफ ब्रेकियोस्टेजाइट, यानी जो लाइनिंग है ब्रेकियोस्टेजाइट की वो पार्टिसिपेट करता है रेस्पिरेशन में। उसके अलावा एपिपोडाइट्स हो गए, और तीसरी अगर हम बात करें तो गिल्स होते हैं। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है, दैट इज लाइनिंग ऑफ ब्रेकियोस्टेजाइट, एपिपोडाइट और गिल्स, ये मेजरली पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन में। लेकिन इन तीनों स्ट्रक्चर्स में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या जो मैक्सिमम रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है वो स्ट्रक्चर होता है आपका गिल्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सभी स्ट्रक्चर्स को डिटेल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि ये सारे स्ट्रक्चर किस तरीके से रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, ऑक्सीजन किस तरीके से फ्लो करता है। ये सारी चीजों को हम आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये जो पेलामोन है उसके अंदर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। और ये जितने भी जो तीनों स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था वो कहां प्रेजेंट होते हैं, आपके गिल चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये गिल चैम्बर कहां होता है, इन सभी चीजों को डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे पेलामोन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेजरली प्रेजेंट होता है लाइनिंग ऑफ ब्रेकियोस्टेजाइट, या जिसको हम गिल कवर भी बोलते हैं। उसके बाद यहां पर 3 पेयर आपको एपिपोडाइट्स देखने को मिलेंगे और 8 पेयर आपको गिल या ब्रैंकी देखने को मिलेंगे। नंबर से याद रखना है आपको। लाइनिंग ऑफ ब्रेकियोस्टेजाइट को अगर छोड़ दें तो 3 पेयर क्या होंगे आपके एपिपोडाइट। ठीक है, 3 पेयर एपिपोडाइट होंगे और 8 पेयर क्या होंगे आपके गिल्स होंगे। सो ओवरऑल अगर इन दोनों को समअप कर दे तो समअप करने के बाद हमें कितना मिलता है, 11 मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल 11 पेयर्स होते हैं, जिसके अंदर 3 पेयर एपिपोडाइट हो जाएंगे और 8 पेयर क्या हो जाएंगे, गिल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। अब ये जितने भी ये ऑर्गन्स है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं गिल चैम्बर के अंदर। ये सारे स्ट्रक्चर चाहे एपिपोडाइट हो जाए या फिर अगर हम बात करें गिल्स की बात करें, ये सारे स्ट्रक्चर कहां पर होंगे, गिल चैम्बर के अंदर होंगे। अब ये गिल चैम्बर किस तरीके से बनता है उसको इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सिफेलोथोरेक्स का टीएस काटे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, तो उसके अंदर हम गिल चैम्बर देख पाते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जब हम पेलामोन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने सिफेलोथोरेक्स का पार्ट बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे कि सिफेलोथोरेक्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड पता चल जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैं सिफेलोथोरेक्स का ट्रांसवर्स सेक्शन काटता हूं तो काटने के बाद हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेसिकली क्या है, स्क्लेराइड्स प्लेट प्रेजेंट होती है। तो ऊपर वाले आप जानते हैं कि यहां पर नीचे वाला स्टर्नम होता है, फिर टर्गम होता है और अदर साइड वाला प्लूरॉन होता है। तो हमें उन सब चीजों को डिटेल नहीं करना है, अभी हम सिर्फ समझेंगे कि गिल चैम्बर क्या होता है। अगर हम गिल चैम्बर की बात करें तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये जहां पे ये मैं ब्लू लाइन खींच रहा हूं, ये वाला लाइन, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन हमारा, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस आपने देखा,
इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे गिल चैम्बर। अब ये जो गिल चैम्बर है, इट इज एन इंपॉर्टेंट चैम्बर, क्योंकि इसी के अंदर आपको गिल्स और एपिपोडाइट्स देखने को मिलते हैं। अब ये गिल चैम्बर बनेगा कैसे, तो ये जो इसकी आउटर लाइनिंग है, ये वाली जो आउटर लाइनिंग है, ये तो बना हुआ होता है प्लूरॉन का। ये किसका बना होता है, प्लूरॉन का। और ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, ये अंदर वाली लाइनिंग किसकी बनी होती है, एपिमिरॉन की। ये बनी होती है आपकी एपिमिरॉन की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गिल चैम्बर का फॉर्मेशन कैसे होता है, आउटर में जो लाइनिंग होगी गिल चैम्बर की वो प्लूरॉन की बनी होगी, और अंदर वाली जो लाइनिंग होगी वो एपिमिरॉन की बनी होगी। तो ये प्लूरॉन और एपिमिरॉन की वजह से बनने वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को गिल चैम्बर नाम दिया हमने। और इसी गिल चैम्बर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, गिल्स देखने को मिलेगा, एपिपोडाइट्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो इसकी आउटर लाइनिंग है, ये जो आउटर लाइनिंग है यहाँ पर, इस आउटर लाइनिंग को ही हम क्या बोलेंगे, लाइनिंग ऑफ ब्रेकियोस्टेजाइट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रेकियोस्टेजाइट की जो लाइनिंग है, ये काफी थिन होती है, पतली होती है, और यहाँ पे बहुत सारे आप बोल सकते हो कि सिंपल सा नर्व वेसल्स, या बोल सकते हैं कि बहुत सारे एट्रियल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ब्लड लेकुनास प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज में ये हेल्प करता है ब्रेकियोस्टेजाइट। ठीक है, तो ये आप, आई होप आपको ये पूरा गिल चैम्बर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गिल चैम्बर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर की चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो गिल चैम्बर है, ये गिल चैम्बर बाउंडेड इंटरनली किससे बना हुआ होता है, एपिमिरॉन से। और अगर हम बात करें एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली किससे बना हुआ होता है, प्लूरल साइड या प्लूरॉन से बना हुआ होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो गिल चैम्बर की बात करें तो ये ओपन होता है किधर, एंटीरियर, वेंट्रल एंड पोस्टीरियर साइड से ये गिल चैम्बर ओपन होता है, यानी इस साइड से ये ओपन होगा, और यहीं से वाटर का इनफ्लो होता है, अंदर वाटर जाएगा, जाने के बाद वहां पे गैसेज एक्सचेंज हो जाएगा, फिर वाटर वापस भी आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइनिंग ऑफ ब्रेकियोस्टेजाइट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन है उसके लिए 3 स्ट्रक्चर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहला है लाइनिंग ऑफ ब्रेकियोस्टेजाइट। अभी जो ब्रेकियोस्टेजाइट है, बेसिकली ये आउटर लाइनिंग होती है, थिन लाइनिंग होती है, जो कि गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा आप ये ध्यान रखना है कि जो मेजर रेस्पिरेशन का जो पार्ट है वो गिल्स बनाता है, लेकिन जो माइन्यूट है या जो माइनर पार्ट है वो बेसिकली, या जो माइनर रेस्पिरेशन है वो ब्रेकियोस्टेजाइट और एपिपोडाइट से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइनिंग ऑफ ब्रेकियोस्टेजाइट की। अगर हम ब्रेकियोस्टेजाइट की बात करें तो ये क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्रेकियोस्टेजाइट और गिल कवर इज थिन। ये कैसा होता है, थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और हाईली वेस्कुलर होगा। ठीक है, थिन होगा, मेम्ब्रेनस होगा, और हाईली वेस्कुलर होगा। थिन क्यों होगा, क्योंकि आसानी से गैसेज एक्सचेंज हो सके, इसलिए जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये थिन होना चाहिए। तो कैसा होता है, थिन होगा, हाईली वेस्कुलर होगा, और इसके अंदर बहुत सारे माइन्यूट ब्लड लेक्यूनी प्रेजेंट होगा, जो कि गैसेज एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दीज फॉर्म्स लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइनिंग है, तो लाइनिंग होने की वजह से क्या है, लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस बनाएंगे। ये जितना भी ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगा, एक लार्ज रेस्पिरेटरी सरफेस का फॉर्मेशन करता है, ध्यान रखना है। और वहीं उसी सरफेस की मदद से क्या करेगा कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको वाटर के अंदर दोबारा से पोर कर देता है। यानी कि जब जैसे ही वाटर इन लाइनिंग के पास जाएगा या ब्रेकियोस्टेजाइट के पास जाएगा, तो वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको तो ये ले लेगा, और बॉडी के अंदर जो बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो वाटर के अंदर पोर कर देगा। तो ये काम होता है आपका किसका, ब्रेकियोस्टेजाइट का। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ टर्म ऐसी हैं जो समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं एपिपोडाइट। अगर हमने लास्ट वाला अपेंडेजेस वाला आपने लेक्चर को देखा होगा, तो अपेंडेजेस वाले लेक्चर के अंदर मैंने एपिपोडाइट्स को डिटेल किया था और बताया था कि कॉक्सा से ही क्या होता है, बाइफर्केशन हो जाता है और एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एपिपोडाइट्स बोलते हैं। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो एपिपोडाइट्स है बेसिकली एक प्रिमिटिव गिल्स की तरह वर्क करते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें कि ये जो एपिपोडाइट है ये कहां से ओरिजिनेट होता है,
ऑलरेडी हमने अपेंडिजेस वाले लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे सारे टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एपिपोडाइट है इसका ओरिजिनेशन होता है कॉक्सल सेगमेंट से, यानी कॉक्सा से। मैंने आपको बताया था कि जो एपिपोड मतलब जो भी अगर हम अपेंडेजेस की बात करें तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कॉक्सा देखने को मिलता है, फिर बेसिस देखने को मिलता है, फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड हो रहे थे, तो यहाँ पे जो कॉक्सा है, कॉक्सा ही बाइफर्केट होके क्या बनाता है, एपिपोडाइट का फॉर्मेशन करता है। तो ये ध्यान दो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये क्या है, आपका कॉक्सा है। कॉक्सा से ही इस तरीके से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिपोडाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है कि ये आपके कॉक्सल सेगमेंट से डेवलप होगा, और ये क्या है, 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स के अंदर प्रेजेंट होगा। यानी जो मैक्सिलिपीड्स होते हैं, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड और थर्ड मैक्सिलिपीड, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, दे आर लोकेटेड, कहां प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर पार्ट पे। ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो जितने भी एपिपोडाइट्स हैं कहां प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ द गिल चैम्बर, गिल चैम्बर के एंटीरियर वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे, बीनीथ द स्कैफोगेनाइट। अब ये स्कैफोगेनाइट क्या होता है, जब अभी हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे जो एक्सोपोडाइट्स हैं वो बेसिकली थोड़ा सा मॉडिफाई होके क्या बना दे देते हैं, स्कैफोगेनाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अभी जो स्कैफोगेनाइट है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होंगे मैक्सिला वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। तो सिंपल आप याद रखोगे कि जो एपिपोडाइट है ये एंटीरियर पार्ट पे, ये कहां प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ द गिल चैम्बर, गिल चैम्बर के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होंगे, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एपिपोडाइट है ऑफ द फर्स्ट पेयर इज बाइलोब्ड, यानी फर्स्ट पेयर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, एंड लार्जर देन अदर, यानी जो पहला वाला पार्ट है वो कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा, 2 लोब प्रेजेंट होगा, और इसका जो साइज है बाकी जो दूसरे एपिपोडाइट्स है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये क्या है, दे सर्व एज अ रेस्पिरेटरी फंक्शन, यानी ये रेस्पिरेटरी फंक्शन में हेल्प करता है, और इसका फंक्शन बिल्कुल प्रिमिटिव गिल्स के जैसा होता है। जैसे प्रिमिटिव गिल्स होते हैं, जो बोल सकते हैं जो वैसे गिल्स जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, उसकी तरह ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सो ये तो था हमारा एपिपोडाइट के बारे में। आई होप आपको एपिपोडाइट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इन सारे ये जो लेक्चर अभी हम कवर कर रहे हैं, इस लेक्चर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई डाउट है तो आप वो टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आप डायरेक्टली मूव करते हैं गिल्स के ऊपर। अगर हम बात करें गिल्स की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि गिल्स बेसिकली क्या होते हैं, 8 पेयर्स गिल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि गिल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब यहां पर आप देखोगे तो ये जो गिल सारे के सारे गिल्स है, लेकिन अगर इसको काउंट करेंगे तो ये काउंट करने पे आप 7 ही काउंट कर पाओगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं, 7 ही हम देख पाते हैं। यहाँ पे एक और दिखना चाहिए, एक यहाँ पर है, एक 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल क्या है, 7 ही गिल्स हम देख पाते हैं। ठीक है, अब 7 गिल्स क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जो 8वां गिल है वो सेकंड गिल के डॉर्सल साइड पे छुपा हुआ होता है। यानी अगर ये मान लेते हैं सेकंड गिल है तो उसके जस्ट पीछे वाला ये जो डॉर्सल साइड है, उस डॉर्सल साइड पे 8वां गिल प्रेजेंट होता है, इसलिए हम 8वें गिल को देख नहीं पाते हैं। होता तो टोटल गिल कितना है, 8 नंबर में है, लेकिन हम सिर्फ देख कितने पाते हैं, 7 ही देख पाते हैं, क्योंकि जो 8वां है वो सेकंड वाले गिल के पीछे छुपा हुआ होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि देयर आर 8 गिल्स इनसाइड द गिल चैम्बर, जिसमें से क्या है, ओनली 7 गिल्स आर एक्सपोज, जिसमें से सिर्फ 7 ही गिल्स हम देख पाते हैं, क्योंकि जो 8वां गिल है वो सेकंड नंबर के गिल के डॉर्सल साइड में छुपा हुआ होता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। अब अगर मैं गिल्स का स्ट्रक्चर देखूं तो गिल्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको एक पत्ते के जैसा दिखता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, पत्ते के जैसा दिख रहा है। तो आपने देखा होगा ना कि पत्ते के अंदर बीच में इस तरीके से मिडरिप प्रेजेंट होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये गिल रूट प्रेजेंट होता है। और ये जो गिल रूट है, गिल रूट का काम क्या होता है कि ये जो गिल्स है इसको थॉरेक्स की
कि जो थॉरेक्स की जो कैविटी है उसके साथ या थॉरेक्स के जो चैम्बर है उसके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी तक तो ये आपको इतना सिंपल सा याद रखना है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ गिल्स की बात करूं तो टाइप्स ऑफ गिल्स हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि गिल्स कहां पर पाया जाता है उसकी पोजीशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, गिल्स को डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें से अगर हम बात करें कि जो गिल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड अटैचमेंट पॉइंट, यानी कि गिल्स कहां से ओरिजिनेट हो रहा है और कहां पर उसका अटैचमेंट पॉइंट है, उसके बेसिस को हमने गिल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका पोडोब्रैंक। ठीक है, पोडोब्रैंक का मतलब क्या होता है, ऐसे गिल्स, पोडोब्रैंक का मतलब क्या होता है, ऐसे गिल्स जो लेग वाले पार्ट में प्रेजेंट हो या फुट वाले पार्ट में प्रेजेंट हो, तो ऐसे गिल्स को हम क्या बोलते हैं, पोडोब्रैंक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट याद रखना है कि ये जो पोडोब्रैंक है वो कहां प्रेजेंट होता है, कॉक्सा ऑफ द अपेंडेजेस, यानी अपेंडेजेस के कॉक्सा वाले रीजन में प्रेजेंट होगा। तो कॉक्सा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपेंडेजेस में कि कॉक्सा क्या होता है। ठीक है, तो ये जो पोडोब्रैंक वाले जो गिल्स होते हैं या जो फुट गिल्स होते हैं वो अपेंडेजेस के कॉक्सा वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका आर्थ्रोब्रैंक। आर्थ्रोब्रैंक का मतलब क्या होता है, ऐसे गिल्स जो ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो। ठीक है, सो ऐसे गिल्स जो कि ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको आर्थ्रोब्रैंक बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो पोडोब्रैंक है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, सेकंड मैक्सिलिपीड के अंदर देखने को मिलेगा। और जो ऑर्थोब्रैंक है वो कहां देखने को मिलेगा, थर्ड मैक्सिलिपीड में देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, ये इसका एग्जांपल है कि पोडोब्रैंक सेकंड मैक्सिलिपीड्स में देखने को मिलेगा और ऑर्थोब्रैंक थर्ड मैक्सिलिपीड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। जैसे ही टर्म आ जाए ऑर्थोब्रैंक, इसका मतलब कि वो ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो टाइप है वो है आपका प्लूरोब्रैंक। अगर हम प्लूरोब्रैंक की बात करें तो जो लास्ट के 5 गिल्स होते हैं, जो लास्ट के ये जो टोटल 5 गिल्स होते हैं इनको हम प्लूरोब्रैंक्स बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पेलामोन के अंदर 5 वॉकिंग लेग्स होते हैं, तो उन 5 वॉकिंग लेग्स से ये कनेक्टेड होगा, तो ध्यान रखना है। तो जो लास्ट के 5 गिल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरोब्रैंक बोलते हैं। ठीक है, तो टर्म आप याद रखेंगे। सो प्लूरोब्रैंक इज अटैच्ड टू द लेटरल वॉल ऑफ द सेगमेंट बियरिंग द लिम्स, यानी ये क्या है, उन सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होता है जहां पर लिम्ब प्रेजेंट होगा। और लिम्ब की बात करें तो कौन से लिम्ब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वॉकिंग लेग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे वॉकिंग लेग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वॉकिंग लेग्स वाले जगह पे प्रेजेंट होगा। तो लास्ट का जो 5 पैर वाला जो लिम्स है, जो 5 पैर वाला गिल्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली प्लूरोब्रैंक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सो लास्ट 5 गिल्स, जो लास्ट के 5 गिल्स होते हैं ऑन ईच साइड आर क्लासिफाइड एज प्लूरोब्रैंक। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये कहां प्रेजेंट होंगे, दे आर अटैच्ड टू द लेटरल वॉल्स ऑफ द थोरेसिक सेगमेंट्स बियरिंग 5 वॉकिंग लेग्स। तो जहां पे 5 वॉकिंग लेग्स होता है वहां पर ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास आता है ब्रैंकियल फॉर्मूला। ब्रैंकियल फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ये हमें ये बताता है कि कौन कौन से गिल्स हैं, या फिर बात करते हैं एपिपोडाइट्स, या फिर जितने भी गिल्स हैं उनके जो नंबर्स है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसका एक ट्यूबुलर जो फॉर्म है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रैंकियल फॉर्मूला बोल रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है, नंबर्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ईच गिल चैम्बर इन प्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रैंकियल फॉर्मूला। यानी ब्रैंकियल फॉर्मूला से हम क्या बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गिल्स कहां प्रेजेंट है, यानी टोटल नंबर ऑफ गिल्स कितने होते हैं, और उसके अलावा उनकी पोजीशंस क्या है, उनकी लोकेशंस क्या है, उसको हम किसकी मदद से बता सकते हैं, ब्रैंकियल फॉर्मूला की मदद से बता सकते हैं। तो ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर हमने इसको अरेंज करके दिख रखा है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट मैक्सिलिपीड की। ठीक है, तो फर्स्ट मैक्सिलिपीड की बात करें तो फर्स्ट मैक्सिलिपीड के अंदर आप देखोगे कि एक एपिपोडाइट देखने को मिलता है। ठीक है, सिर्फ एक एपिपोडाइट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये कोई सा पार्ट यहाँ पर नहीं है, ना तो पोडोब्रैंक देखने को मिल रहा है, ना ऑर्थोब्रैंक देखने को मिल रहा है, ना प्लूरोब्रैंक देखने को मिल रहा है। यानी फर्स्ट मैक्सिलिपीड के अंदर सिर्फ आपको एपिपोडाइट देखने को मिल रहा है। सेकंड मैक्सिलिपीड की बात करें तो इसके अंदर आपको एपिपोडाइट भी देखने को मिल रहा है और पोडोब्रैंक भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेम एज थर्ड मैक्सिलिपीड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एपिपोडाइट देखने को मिलेगा और 2 आर्थ्रोब्रैंक देखने को मिलता है। ठीक है,
सेम एज अगर फर्स्ट वॉकिंग लेग की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्लूरोब्रैंक देखने को मिलेगा। इसी तरीके से पांचों वॉकिंग लेग्स के अंदर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ प्लूरोब्रैंक देखने को मिलता है। तो इन सबको जब टोटल कर देंगे तो टोटल करने के बाद हमारे पास 11 स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसके अंदर एपिपोडाइट्स और गिल दोनों मिल के आते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बन के आता है, ये जो टेबल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकियल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स, कि गिल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि गिल्स का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल एक लीफ के जैसा होता है। ठीक है, अब लीफ के जैसा स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोब्रैंक बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, फाइलोब्रैंक बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या है, लीफ के जैसे आप देखोगे, जैसे लीफ के अंदर 2 रो होते हैं, वैसे भी आप यहां पर देख पाओगे इस तरीके से 2 रो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 रो देखने को मिलेंगे। अब इन 2 रो के बीच में आप देखेंगे कि एक इस तरीके का एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल रूट्स बोलते हैं। अब ये जो गिल रूट है, बेसिकली इनके अंदर होगा क्या, गिल रूट के अंदर आप बेसिकली नर्व्स होता है, ब्लड चैनल्स होते हैं, जो उस गिल रूट के थ्रू, जो गिल रूट है, गिल रूट के थ्रू क्या होगा, गिल्स के अंदर एंटर करते हैं और वहां से ही बाहर निकलते हैं। तो बेसिकली गिल रूट्स के थ्रू ही सारे जितने भी नर्व्स है या ब्लड वेसल्स हैं, वो उन्हीं के थ्रू क्या करेगा, गिल्स की तरफ सप्लाई करता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो गिल रूट्स है, अब एक पर्टिकुलरली अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। तो अगर हम एक को काट के सिंपल एक देखेंगे तो बिल्कुल एक क्या है, गिल प्लेट के जैसा दिखेगा। एक कुछ इस तरीके से, जैसे आपने ओपन बुक देखा है ना, कि बुक किस तरीके से ओपन होता है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओपन बुक जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, सो जो गिल प्लेट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ अल्टरनेटिंग पिगमेंटेड ट्रांसपेरेंट सेल्स विद द थिन क्यूटिकल्स। ठीक है, यानी जो गिल प्लेट है, गिल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंटेड सेल्स और ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं। सो वो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, यहाँ पे शायद आई थिंक भूल गया हूं मैं रखना, बट आप उसको क्या है, बुक के थ्रू पढ़ सकते हैं। और बुक बेसिकली ये सारा लेक्चर मैं आरएल कोटपाल से बनाता हूं, तो आरएल कोटपाल बुक के अंदर अगर आप जाके इसको पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपके पास बुक है तो आप आसानी से पढ़ लीजिए, नहीं है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो गिल प्लेट्स है, अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल्स पिगमेंटेड होते हैं और कुछ ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं, जो कि अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि डीप मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स बिटवीन द 2 रोज डाइवर्जिंग द गिल प्लेट्स, यानी यहां पर क्या है, एक मीडियन ग्रूव, इस तरीके से ग्रूव प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से गिल प्लेट को 2 डिफरेंट पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। और यहीं पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से क्या है कि पूरा का पूरा सर्कुलेशन इसके अंदर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से गिल्स के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। तो यहां पर ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो एक गिल प्लेट का है। ठीक है, इस गिल प्लेट के अंदर आप देखोगे यहां पर कुछ इस तरीके से गोले जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो गोला वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम ऐसा मान लेते हैं ये गिल प्लेट है, और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे मान लेते हैं, इसको ऐसे उठा के इसके अंदर ऐसे फिट कर देते हैं। इस तरीके से फिट करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे मान लो, ये स्ट्रक्चर ऐसे मान लो। यहाँ पे बेसिकली ये 3 पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। ये तीनों पाइप वाले स्ट्रक्चर क्या है, इन तीनों होल्स के अंदर फिट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब यहां पर क्या है, यही सारे ब्लड वेसल्स हैं जिनकी मदद से ब्लड का जो सप्लाई होगा गिल प्लेट के अंदर होगा। अब कैसे होगा, तो आप देख रहे हो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, जो बड़े बड़े आप ये देख रहे हो जो होल्स दिख रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली आपका क्या प्रेजेंट होता है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स प्रेजेंट होंगे, और ये 2 होते हैं। ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ये आपस में कनेक्ट करने के लिए जो चैनल बन रहा है, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स बोलते हैं, जो आपस में इनको कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये वाला जो पीछे जो पाइप देख रहे हो, इस पाइप को हम क्या बोलेंगे, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें कि पर्टिकुलरली गिल प्लेट के अंदर कौन कौन से ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं, तो आपको याद रखना है कि 2 तो होंगे लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल, और एक क्या होगा, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर देखेंगे कि आपका एक तो एफरेंट, यहां पर एक तो एफरेंट ब्रांच देखने को मिल जाएगा और एक इफरेंट ब्रांच देखने को मिलेगा।
यानी इफरेंट ब्रांच ऑफ ब्रेंकियल चैनल और एफरेंट ब्रांच ऑफ ब्रेंकियल चैनल, ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो साइड में जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनको मार्जिनल चैनल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से चैनल्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं और फिर ब्लड सप्लाई कैसे होता है उसको भी समझ लेंगे। तो ये गिल प्लेट है, तो ध्यान रखना है गिल प्लेट के अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दो होंगे, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल, एक होगा आपका मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल, उसके अलावा एक मार्जिनल चैनल्स होंगे, उसके अलावा ट्रांसवर्स होगा और एक एफरेंट और एक इफरेंट एट्रियोल चैनल्स प्रेजेंट होंगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इन्हीं के थ्रू ब्लड का सप्लाई होता है, ठीक है। अब ब्लड का सप्लाई कैसे होगा उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ बताई है वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे पीपीटी में मेंशन कर रखी है कि यहाँ पर क्या है, 3 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड चैनल्स रन थ्रू द गिल बेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द गिल्स टू द अदर, ठीक है, जिसमें से 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल होता है और एक क्या होगा आपका मार्जिनल चैनल होगा, वो वाला मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल, ठीक है। उसका क्या है, द थर्ड मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल रनिंग थ्रू द एपेक्स ऑफ गिल बेस बीनीथ द आउटर मीडियन गिल ग्रूव, यानी यहाँ से जो ये गिल का ग्रूव है यहाँ से मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेटरल चैनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स कनेक्टिव, यानी ये जो दोनों लेटरल चैनल्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, ट्रांसवर्स कनेक्टिव प्रेजेंट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो ब्लड का सप्लाई कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जनरली यहाँ पर हमें ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है, क्योंकि रेस्पिरेशन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करना। तो जो यहाँ पर ये जो एफरेंट ब्रांच है, एफरेंट ब्रेंकियल चैनल है, जो एफरेंट ब्रेंकियल चैनल है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। फिर उसके बाद जाने के बाद यहां से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ट्रांसवर्स चैनल्स के थ्रू, ये जो ट्रांसवर्स कनेक्टिव है इनके थ्रू ये जो 2 लेटरल चैनल्स हैं इनके अंदर फ्लो करेंगे। तो ट्रांसवर्स चैनल के थ्रू किस में जाएंगे, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स के अंदर जाएंगे, यानी कि यहां से ये जो ट्रांसवर्स कनेक्टिव है इसके थ्रू इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, ठीक है। अब यहां से फिर ब्लड सीधे जाने के बाद मार्जिनल चैनल्स पे पहुंचता है, ठीक है। मार्जिनल चैनल्स के बाद कहां होगा, फिर ये इधर इस बड़े वाले ट्यूब के पास जाएगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल बोल रहे हैं, ठीक है। अब मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल से ब्लड वापस आएगा और वापस आने के बाद यहाँ पर क्या है, इस बीच में ऑलरेडी ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इफरेंट ब्रेंकियल चैनल के थ्रू क्या है, बाहर निकलेगा और हार्ट के पास चला जाता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन होगा जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो ब्लड का सर्कुलेशन जस्ट अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन कैसे होगा, कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अराइव्स वाया एफरेंट ब्रेकियन चैनल, उसका क्या है, ब्लड फ्लोज थ्रू द लेटरल एंड मार्जिनल चैनल वेयर इट गेट ऑक्सीजनेटेड, और जैसे ही ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा ब्लड इज कलेक्टेड थ्रू द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल, यानी इस मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल के थ्रू ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कनेक्ट कर लिया जाएगा और वहां से क्या होगा कि ये जो ब्रेंकियल चैनल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट या पेरिकार्डियम, यानी जैसे ही ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो इफरेंट ब्रेंकियल चैनल इसको हार्ट तक सप्लाई कर देता है। तो ध्यान रखना है। अगेन आपको मैं फिर से बता देता हूं किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, आपका गिल प्लेट है जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर होता क्या है कि जो आपका इफरेंट ब्रेंकियल चैनल है यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इस स्ट्रक्चर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और आने के बाद ये जो साइड में जो 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल है इनके थ्रू ब्लड क्या करेगा, इन मार्जिनल चैनल्स के थ्रू कहां जाएगा, यहाँ पे मार्जिनल चैनल्स के पास आएगा और यहीं पर ऑक्सीजनेशन हो चुका होगा। ऑक्सीजनेशन होने के बाद अब ये ब्लड किधर की तरफ मूव करेगा, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल में जाएगा। मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल से ब्लड आगे की तरफ जाएगा और ये ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इफरेंट ब्रेंकियल चैनल से बाहर निकल के कहाँ चला जाता है, हार्ट के पास चला जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लड का यहाँ पर सर्कुलेशन होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आप बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो जनरली बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है। और ये होगा कैसे, क्योंकि जो प्रॉन है वो ऑक्सीजन कहां से लेता है, वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको लेता है। तो सबसे पहले उस वाटर को क्या करना होता है,
प्रोपेल करना होता है गिल चैम्बर के अंदर। तो बहुत सारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो अपेंडेजेस हैं, वो बेसिकली हेल्प करते हैं उस वाटर को कहां पर एंटर करवाने में, गिल चैम्बर में एंटर करवाने की। जैसे ही वाटर गिल चैम्बर के अंदर एंटर करेगा तो गिल प्लेट्स के पास जब ये वाटर जाएगा तो उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो गिल चैम्बर्स के पास जाके क्या होगा, जो गिल प्लेट्स है वहां से बेसिकली गैस का एक्सचेंज होगा और गैस का एक्सचेंज होने के बाद क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाटर के अंदर डाल दिया जाएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको दोबारा से उस आर्टरीज या बोल सकते हैं कि उन लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स के अंदर दोबारा से एंटर कर दिया जाता है, या बोल सकते हो गिल प्लेट के अंदर वो आ जाएगा और उसके बाद क्या है, पूरा फिर से हार्ट के थ्रू वो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले वाटर एंटर करता है, एंटर करने के बाद पूरा क्या है, सर्कुलेशन हो जाएगा और फिर वाटर बाहर बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने कि जो स्कैफोग्नाइट जो होते हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्कैफोग्नाइट है, ठीक है, ये मूव करेगा। इसके मूवमेंट की वजह से क्या है कि वाटर फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द गिल चैम्बर थ्रू द कांस्टेंट वाइब्रेशन, यानी इसके कांस्टेंट वाइब्रेशन से पानी बाहर आ रहा होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर एंटर्स द गिल चैम्बर फ्रॉम द रियर फ्लोइंग ओवर द ब्रेंकियोस्टेजाइड गिल्स एंड एपिपोडाइट्स, यानी जो पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो क्या है, ब्रेंकियोस्टेजाइड गिल्स और एपिपोडाइट्स के ऊपर से फ्लो होगा, ठीक है। और उस जैसे ही उसके ऊपर से फ्लो होगा वैसे ही वहां पर गैसेज एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। गैसेज एक्सचेंज अकर्स वाया डिफ्यूजन अक्रॉस द गिल प्लेट्स विच रिचली सप्लाइड विद द ब्लड। उसके बाद क्या, ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट इनटू द वाटर, यानी यहाँ पे जो गैसेज एक्सचेंज होता है उसके लिए डिफ्यूजन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है और यहाँ पर क्या होगा कि वाटर से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाएगा और उसके अंदर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो रेस्पिरेशन है पेलामोन के अंदर कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई टर्म जो ऐसा है जो समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।